हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर से यूपीएससी। तो बेसिकली आज का लेक्चर 5 में हम 2025 का जीएस का पेपर डिस्कस करेंगे। ओके, बेसिकली ऑल द क्वेश्चंस को हम लॉजिक्स और ट्रिक्स से बेसिकली सॉल्व करेंगे कि देखेंगे कैसे क्वेश्चंस का आंसर आ सकते हैं। अब तक की सीरीज़ में हम 2014 तक के पेपर हो चुके हैं 2011 से, ठीक है। और फिर से मैं वही बोलूँगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले आप 2015 का पेपर लगाओ खुद से, ठीक है। टोटल लॉजिकल बेसिस पे अगर आपको आंसर पता भी है तो ये सोचना मैंने जो बाकी के 3 स्टेटमेंट्स काटे हैं तो उनका रीज़न क्या है, मैंने उनको क्यों काटा है, राइट। उस चीज़ का रीज़न आपको पता होना चाहिए। या फिर अगर एक स्टेटमेंट को मैं सही कर रहा हूँ, राइट, तो उसको सही क्यों कर रहा हूँ उसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए, राइट। रीज़न इन द सेंस ये नहीं कि प्रॉपर नॉलेज हो, बट द थिंग कॉमन सेंस की बात से आप निकालना, राइट। कि कॉमन सेंसिकल अगर मैं ऊपर जो वर्ड्स लिखे हैं उनको देख करके कि किस तरीके से इसके आंसर हैं, ठीक है, उसको देखना है। दूसरी चीज़ एनालिसिस पार्ट में क्या करना है, एनालिसिस पार्ट में आपने ये देखना है कि कितने क्वेश्चन सही किए हैं मैंने, ठीक है। कौन कौन से मेरे ऐसे क्वेश्चन से जो मेरे गलत हो गए, रॉन्ग जो हो गए, राइट। और पैटर्न क्या है, कौन कौन से ऐसा क्वेश्चन स्टेटमेंट्स हैं जो हमेशा रॉन्ग होती हैं, राइट। ऐसी स्टेटमेंट जो हमेशा रॉन्ग होती हैं उनको आप देखो, उनको मैच करो कि उसमें क्या क्या चीज़ें, कौन से ऐसे वर्ड यूज़ किए गए हैं उसमें जो कि हमेशा रॉन्ग हो रहे हैं, राइट। कहीं कहीं पे फैक्ट्स है तो वो रॉन्ग हो रहे हैं, राइट। वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। कहीं पे एक्ट्स लिखे हैं या फिर किसी बॉडी का नाम है मोस्टली तो वो रॉन्ग हो रहा है। ऑप्शन जो बन रहे हैं वो किस फ्रेम में बन रहे हैं, 3 ऑप्शन है तो उसमें से कितने सही हो रहे हैं, मोस्टली 4 है, 4 में से कैसे सही हो रहे हैं, राइट। अगर 5 वाली स्टेटमेंट्स आ रही तो उसमें से मोस्टली कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं, राइट। तो ऐसे करके आपको पूरा एनालिसिस डेवलप करना है कि क्वेश्चन का जो पैटर्न बन रहा है, जो फ्रेमिंग है, स्टेटमेंट कैसे फ्रेम हो रही, उन सारी चीज़ों पे आपको पूरा फोकस रखना है। ओके, तो आ जाते हैं 2015 का ये सेट ए का पेपर है। ओके, और फिर पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में बात की जा रही है। तो कह रहा है प्रोवाइड हाउसिंग लोन टू पुअर पीपल एट चीपर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ लिखा है जन धन योजना। जन मतलब पीपल होता है, लोग, धन मतलब मनी, ठीक है, और योजना मतलब ऐसा स्कीम, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा। फिर प्रमोटिंग वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इन द बैकवर्ड एरियाज, ठीक है। प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, ठीक है। और यहाँ पे लिखा प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प टू द मार्जिनलाइज पीपल, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे सिर्फ एक हाउसिंग लोन की बात कर रहा है पुअर पीपल के लिए, एक स्पेसिफिक सेंस में हाउसिंग लोन प्रोवाइड करना। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करना बैकवर्ड एरियाज़ में, ये भी स्पेसिफिक सेंस में। फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना मार्जिनलाइज कम्युनिटी को, ये भी स्पेसिफिक सेंस में। ये तीसरा ऑप्शन पढ़ो, प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। फाइनेंशियल इंक्लूजन आपको प्रमोट करना है। अब उसमें आपका देखो हाउसिंग लोन भी आ जाएगा, उसमें आपका वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप भी आ जाएगा, उसमें आपकी जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प भी आ जाएगा। ये सारे ऑप्शन जो पहले हैं ए, बी और डी, ये देखो ये तीनों ऑप्शन आपके सी में आ जा रहे हैं। सी वाला सबसे ब्रॉड है यहाँ पे, प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, तो उसमें सारे लोग आ जाएंगे, सारी कम्युनिटी आ जाएगा, सारा सेक्टर्स आ जाएंगे, राइट। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन सी क्या है, ब्रॉड सेंस में, ठीक है। अब यहाँ लिखा है 14th फाइनेंस कमीशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इट इंक्रीज द शेयर ऑफ स्टेट्स इन द सेंट्रल डिविजन रूल फ्रॉम 30 to 42%, इट मेक्स रिकमेंडेशन कंसर्निंग द सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट। अब ये क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को आप लॉजिक से करोगे टोटली, ठीक है, तो यहाँ पे फैक्ट दिया है, इसको हमें गलत मानना चाहिए, ठीक है। और यही जनरल स्टेटमेंट, इसको सही मानना चाहिए, ओनली 2 लगा के आना चाहिए, ऐसा एज पर द लॉजिक, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे यूपीएससी भी खेल जाती है, यूपीएससी को भी थोड़ा बहुत पता है कि यहाँ पे आप गलत करोगे, ये ऐसे है, ये ऐसी लॉजिक आप लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यूपीएससी ने जस्ट उल्टा कर दिया। यहाँ पे 32 to 42% की वाला क्वेश्चन सही है और सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स ये गलत है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर होगा सिर्फ ओनली 1। देख रहे हो, यूपीएससी ने यहाँ पे खेल दिया। यहाँ पे क्या है, आपका ये जो फैक्ट है इन्होंने एकदम सही दिया है और जनरल स्टेटमेंट इसको गलत करके दिया है यहाँ पे। तो अब देखो, इससे क्या पता चला कि कहीं कहीं पे लॉजिक नहीं लगेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमें लॉजिक लगाने नहीं है। देखो हमें क्या चाहिए, हमें 100 में से अपने 70 क्वेश्चन सही चाहिए, ठीक है। 70 क्वेश्चन सही चाहिए, तो 70 में से आप ये देखो 70 क्वेश्चन है, तो उसमें से अगर आप ये आ रहे हैं तो मतलब मैंने कल भी कैलकुलेट करके बताया था, 140 माइनस 30 मार्क्स के 20 मार्क्स, तब भी 120 मार्क्स हो रहे हैं। अगर 70% की एक्यूरेसी है आपकी, ठीक है, तो 30 क्वेश्चन तो हमारे तब भी गलत हो सकते हैं। 30% के चांसेस है कि क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन गलत हो जाए, राइट। तो उनको इन 30 क्वेश्चन की वजह से हमें इन 70 पे फोकस नहीं हटाना है, ओके। तो मोस्टली क्या है, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत चलेगा। 30 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं नॉर्मली, 70 क्वेश्चन पे हमें अपनी एक्यूरेसी पे अपना फोकस रखना है पूरा, ठीक है। 70 क्वेश्चन तो हमारे सही हैं, ओके।
तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ अ डिक्लेरेशन रिसेंटली इन द न्यूज़ में था, किस चीज़ से अफेयर से रिलेटेड था? आसियान, ब्रिक्स, OECD। अब देखो ये क्या है, ये टोटली एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ये आप कैसे हो जाता, अगर आपने PYQ टॉपिक को थोरली थोड़ा पढ़ के जाते आप, तो नॉलेज बेसिस पे थोड़ा सा ही आपका, आप यहाँ पे ब्रिक्स लगा सकते थे, क्योंकि ब्रिक्स से रिलेटेड ही है व्हाट इज़ द डिक्लेरेशन, और ब्रिक्स का क्वेश्चन लास्ट टाइम आया हुआ था, राइट, कि साउथ अफ्रीका जो है उसने रिसेंटली ज्वाइन किया है ब्रिक्स को, उससे। तो अगर आपने वो चीज़ पढ़ी होती तो यहाँ से आपका ये ब्रिक्स हो जाता। तो PYQ के टॉपिक्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, कि जो फैक्चुअल्स होते हैं मोस्टली बने होते हैं, उसको अगर आपने PYQ से कर रखा है तो वहाँ से वो चीज़ निकल जाती है, ठीक है। फिर लिखा है अ डिक्रीज इन द टैक्स टू GDP रेशियो कंट्री इंडिकेट द विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। डिक्रीज हो रहा है टैक्स टू GDP रेशियो, स्लो ग्रोथ, इकोनॉमिक रेट, लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। और कुछ तो नहीं, हाँ ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अ डिक्रीज इन द टैक्स टू GDP रेशियो, ठीक है। मान लो पहले कि 1000 थी, ठीक है, तो 17% टैक्स आता था, मतलब 1700 रुपये आता था, ठीक है। अब मान लो GDP क्या नाम है थोड़ी सी कम हो गई, या फिर GDP की, अब पहली स्टेटमेंट लेते हैं, मान लो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम है, स्लो है, तो इसका मतलब जो GDP है कम रेट से ग्रो हो रही है, लेकिन टैक्स परसेंटेज तो उतना 1700 ही आ रहा है, तो इसकी वजह से डिक्रीज़ तो होगा, राइट। तो पहली स्टेटमेंट तो ठीक है, कि मान लो पहले क्या था, 1000 है, उसमें से 170 रुपये आते थे टैक्स, अभी भी 170 रुपये ही टैक्स आते हैं, लेकिन इकनॉमी क्या है उसकी स्लो ग्रोथ रेट जो है वो काफ़ी स्लो हो गई, जिसकी वजह से वो टैक्स जो इंक्रीज़ नहीं हो रहा और ये अमाउंट थोड़ी बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से जो रेशियो होगा इन दोनों का वो कम हो जा रहा है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। अब दूसरी क्या करेगी, लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। अब जो टैक्स टू GDP रेशियो है, GDP रेशियो, ये GDP रेशियो, GDP में क्या है, GDP तो पूरा आप ओवरऑल ले रहे हो ना, ओवरऑल। अब यहाँ पे वो इक्विटेबल हो या फिर नॉट इक्विटेबल हो, ठीक है, नॉट इक्विटेबल हो, तो उससे हमें क्या मतलब, राइट, क्योंकि हम निकाल तो किस पे रहे, ओवरऑल पे, ओवरऑल निकल जाएगी, फिर उसमें से बाइफरकेट होगा ना, इक्विटेबल है नॉट इक्वल, तो इसमें लेस इक्विटेबल का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि टैक्स किस पे निकल रहा है, ओवरऑल GDP निकल रहा है, राइट। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ ओनली वन। फिर साउथ एटलांटिक और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में साइक्लोन नहीं बनते हैं, डज नॉट ओरिजिनेट। व्हाट इज़ द रीज़न क्या है, सरफेस सी टेम्परेचर आर लो होगा तो ठंडा हो जाएगा, ये ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि वहाँ का सरफेस टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि इक्वेटर है, इक्वेटर वहाँ से भी गुजरता है, तो पानी तो गर्म होता ही होगा। फिर दूसरा कह रहा है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन सेल्डम अकर्स, तो ये हो सकता है कि भाई इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स वहाँ पे अगर होता, ठीक है। कोरोलिस फोर्स इज टू वीक, मतलब कोरलिस फोर्स तो हर जगह बराबर होती है, कोरलिस फोर्स तो पूरे अर्थ के रोटेशन के हिसाब से होती है, तो हर पार्टी मूव करता है, कोरलिस फोर्स तो हर जगह होगी। एब्सेंस ऑफ लैंड इन दोज रीजन, अब एब्सेंस ऑफ लैंड तो यार ऐसे तो एब्सेंस तो ऊपर भी है, जो ऊपर वाला पैसिफिक है उसमें भी थोड़ी लैंड कम है, एटलांटिक के बीच में भी लैंड कम है, तो लैंड तो यार दोनों जगह ही कम है ना थोड़ी बहुत, ऐसा कि यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा कम है, इसका मतलब एब्सेंस ऑफ लैंड इन दोज रीजन, और लैंड तो थोड़ी बहुत तो है ही। तो यहाँ पे सबसे जनरल स्टेटमेंट क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन सेल्डम अकर्स, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट द ईस्टर्न मोड एंड वेस्टर्न मोड, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इधर अरुणाचल हो जाएगा, इस साइड गुजरात हो जाएगा, कुछ लोग राजस्थान मार करके आएंगे, लेकिन गुजरात सबसे लास्ट में पड़ता है इधर साइड। फिर DPSP, DPSP सिलर सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। प्रोविजन कंटेन दिस प्रोविजन आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, तो ये भी ठीक है, ये तो नॉर्मल सा पॉलिटी का क्वेश्चन था। फिर आ जाते हैं इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन द हाईएस्ट वेटेज किसे मिला होगा, तो इन चारों में देख लो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकती है, कोल हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइज़र या स्टील। तो फर्टिलाइज़र एग्रीकल्चर के लिए होती है और स्टील प्रोडक्शन भी काम आता है वेटेज में, इसे मोस्टली होगा क्या मेरे हिसाब से तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो यार पावर नहीं होगी तो बाकी सारी चीज़ें काम ही नहीं कर पाएंगी, तो पावर तो सबसे एसेंशियल है किसी भी आगे की का चीज़ों को बढ़ाने के लिए, तो राइट, तो पावर तो यहाँ पे होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आई थिंक यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हो कि थोड़ा बहुत, नहीं तो अगर इसमें नहीं होगा तो उसमें फिर आप दो चीज़ों में जाओगे, कोल या पावर, तो इन दोनों में। बाकी कोल प्रोडक्शन से भी क्या होगा, पावर ही जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी से भी क्या है, पावर जनरेट होती है, कोल जाके एटलीस्ट जाके मतलब इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट करेगा मोस्टली, तो बी होना चाहिए इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क यूनिक इन बीइंग स्वैम्प फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट्स अ रिच बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, फ्लोटिंग वेजिटेशन की बात कर रहा है यहाँ पे,
ठीक है। फ्लोटिंग वेजिटेशन, अब नेशनल पार्क क्या है, PYQ को मैंने बोला है कि नेशनल पार्क तो एटलीस्ट आप करके जाना पड़ के। सुल्तानपुर नेशनल पार्क नहीं होगा हरियाणा में, कुल्दी घना ये भी आई थिंक MP में नहीं होगा। इसका भी UPSC ने लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछ रखा है MP वाले का, ठीक है। केबुल लमजाओ ये मणिपुर में, आई थिंक मणिपुर में है, हाँ मणिपुर में ही है शायद। केबुल लमजाओ यही होगा। और भीतरकनिका तो उड़ीसा में है, राइट। तो ये भी फ्लोटिंग नहीं है। फ्लोटिंग का क्या है, सिर्फ एक ही है, केबुल लमजाओ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ के जाना, ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है। नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सारी जो मेन बेसिक्स वाली चीज़ें हैं ना, उनको आप कवर कर लेना। फिर नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के बारे में बात कर रहा है। NIF क्या ऑटोनॉमस बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन नाम से ऐसा है, बाकी यहाँ एक डिपार्टमेंट का नाम दे रखा है, तो मोस्टली चांसेस है इसको हम गलत मार दें। दूसरा क्या है, NIF इज इनिशिएटिव स्टेशन द हाईली एडवांस साइंटिफिक रिसर्च इन इंडियाज प्रीमियर साइंटिफिक इंस्टीट्यूट इन कोलैबोरेशन विद हाईली एडवांस फॉरेन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस। तो दूसरा भी सही हो सकता है, ऐसा लग रहा है। अगर दूसरा सही होगा तो पहला सही होना चाहिए, तो इसके हिसाब से इसमें बोथ 1 और 2 हो सकता है, राइट। तो इसका आंसर आई थिंक 10 हो सकता है। लेकिन इसमें आप देखोगे तो लिखा भी ऐसा है कि दूसरा इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन द हाईली एडवांस साइंटिफिक रिसर्च इन इंडियाज़ प्रीमियर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस इन कोलैबोरेशन विद हाईली एडवांस्ड फॉरेन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस। तो क्या पता है इसमें इंडिया इनोवेशन फाउंडेशन, तो इंडिया इनोवेशन फाउंडेशन है, तो मे बी इसमें। अब देखो यार, ये ऐसे क्वेश्चन अब यहाँ पे बॉडी दे रखी है, वैसे जनरली बॉडी क्या होता है, गलत होती है, बट द थिंग UPSC यहाँ पे इसने क्या है, बॉडी सही दे रखी है पहली वाली स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे मे बी जनरल वाली स्टेटमेंट जो है, ये जो थोड़ी लग रही है कि साइंटिफिक रिसर्च है, हाईली एडवांस साइंटिफिक रिसर्च इन इंडियाज़ प्रीमियर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस इन कोलैबोरेशन, क्या पता कोलैबोरेशन ना करता हो, राइट। तो इसमें 50 या तो बोथ AN भी हो सकता है, और पहला वाला तो या तो इसमें हो सकता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे UPSC ने बॉडी सही दे रखी। तो दूसरे वाले में जो आपका ये डाउटफुल में हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे 50-50 आपको रिस्क लेना पड़ेगा मोस्टली इस क्वेश्चन में। तो 1 ओनली इसमें मोस्टली हो सकता है, राइट। और इसका आंसर वैसे आई थिंक अगर आप वैसे देखोगे नॉर्मली फैक्चुअली तो 1 ओनली ही होगा इसमें, ठीक है। बाकी what can be the impact of excessive inappropriate use of nitrogenous fertilizer, proliferation of nitrogen fixing microorganism in soil can occur। तो ये ज़रूरी नहीं है ना कि अगर आपने एक्सेसिव नाइट्रोजन डाल दिया है तो वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है नाइट्रोजन फिक्स करने, वो वाले भी एक्सेस में आ जाएँ। ऐसी ज़रूरी थोड़ी ना है, क्या पता वो वहाँ पड़ा रहे, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना आए, एक ही 2 आए, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि प्लोरिफिकेशन हो। इंक्रीज इन एसिडिटी ऑफ द सॉइल, ये तो ज़रूर होगा, क्योंकि अगर आप नाइट्रोजन इतना ढेर सारा डाल दे रहे हो तो वो अमाउंट वहाँ पड़ा रहेगा, तो उससे एसिडिटी तो बढ़ी जाएगी। लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू द ग्राउंड वाटर कैन ऑकर, तो हाँ ग्राउंड वाटर पानी के साथ नीचे जा सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 यहाँ करेक्ट हो जाएंगे। फिर विथ रेफरेंस टू द IUCN, ठीक है, एंड साइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। IUCN जो है क्या एक बॉड ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, साइट से एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। ये तो बॉडी दे रखी, सीधे काट दो। IUCN रन थाउजेंड ऑफ फील्ड्स प्रोजेक्ट अराउंड द वर्ल्ड फॉर बेटर मैनेज, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है। साइट इज लीगली बाइंडिंग दैट्स हैव जॉइंड इट बट द कन्विक्शन डज नॉट टेक प्लेस द प्लेस ऑफ नेशनल लॉज, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि लीगली बाइंडिंग लिखा है, तो थोड़ा गलत कर सकता था यहाँ पे मैं कि लीगली बाइंडिंग लिखा है, बट यहाँ पे आगे चीज़ लिख दी है कि दिस कन्विक्शन डज नॉट टेक प्लेस ऑफ नेशनल लॉज, तो नेशनल लॉज की प्लेस नहीं ले सकता। हाँ ठीक बात है, फिर तो कि उसकी जगह इसके लिए एक अलग इनको पास करना होगा, तो हाँ हो सकता है। तो 2 और 3। फिर FRP फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस, ये तो चलो देखो नॉर्मल सी चीज़ है। MSP रेगुलरली UPSC पूछता रहता है, MSP उसका फेवरेट टॉपिक और वहीं से आया हुआ है। FRP कौन करता है, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, आप कर लोगे थोड़ा, ठीक है। इक्वेटोरियल काउंटर करेंट, व्हाट एक्सप्लेन्स द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करेंट, अर्थ रोटेशन, कन्वर्जेंस ऑफ 2 इक्वेटोरियल करेंट्स। देखो नाम में ही आ गया, बी वाला ऑप्शन पढ़ो, इक्वेटोरियल काउंटर करेंट और कन्वर्जेंस का अपोजिट ही होता है काउंटर, ठीक है। 2 चीज़ कन्वर्ज कर रही है, उसका अपोजिट काउंटर हो जाएगा। और यहाँ पे बात कर रहे हैं 2 इक्वेटोरियल करंट का, 2 इक्वेटोरियल करंट आकर के एक दूसरे से कन्वर्ज होती तो एक काउंटर करंट निकलती होगी, राइट, सिंपल सी बात है, दूसरा सही हो जाएगा। डिफरेंस इन सैलिनिटी ऑफ वाटर, तो इसकी कोई खास रीज़न नहीं। ऑकरेंस ऑफ बेल्ट ऑफ काम नियर द इक्वेटर, तो ये भी वही है, बेल्ट ऑफ काम नियर द इक्वेटर, इसकी वजह से हो। सबसे ज़्यादा मैच क्या कर रहा है, बी वाला ऑप्शन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पिलग्रिमेज लोकेशन, श्री साइलम कहाँ है, नलामला, हाँ ठीक है।
ओमकारेश्वर, सतमला, पुष्कर, महादेव हिल्स। पुष्कर तो देखो यार राजस्थान में, महादेव हिल्स ये होगा नहीं, ठीक है। और ओमकारेश्वर भी सतमला पे नहीं है, तो इसमें आंसर ओनली 1 हो जाएगा। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ 3 में से 2 सही होते हैं या फिर 1 और 3 की पॉसिबिलिटी लेस होती है। अब देखो 3 में से 1 भी सही हो रहा है, कहीं कहीं पे यूपीएससी नन भी दे रही है, तो आपको अपने क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना जो यूपीएससी बताती है, जैसे हिल्स वगैरह हैं, रेंजेस हैं, तो उस बेसिक चीज़ों को आप करके जाओ, ताकि अगर यूपीएससी वहाँ से कोई क्वेश्चन भी बनाते ना इधर उधर फ्रेम करके, कुछ भी इंटर रिलेट करके, तो भी आपके पास थोड़ी बेसिक नॉलेज हो जिसके बेसिस पे आप लॉजिक लगा सको, ओके। रॉलेट सत्याग्रह के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। रॉलेट सत्याग्रह बेस्ड ऑन द सेडिशन कमेटी, हाँ ठीक है। चलो, इन रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राइड द यूटिलाइज द होम रूल लीग, हाँ तो ये भी हो सकता है, क्योंकि गांधी जी ने एक ऑल इंडिया होम रूल लीग जो थी उसको, उसका नाम बदल के स्वराज्य सभा रख दिया था, आई थिंक, राइट। तो मे बी उस इनका उसके साथ हो कि यूटिलाइज करना चाहे। डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ सैमन कमीशन कॉन्सेंट्रेटेड विद सत्याग्रह, ये तो गलत है। नॉर्मल स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है, 1 and 2 ओनली। फिर देखो 17 पे आ जाओ। Among the following words were the mentioned in the news of the outbreak of इबोला नाम से ही रख रहा है कि थोड़ा अफ्रीकन वाला सेंस में है। सीरिया एंड जॉर्डन, ये तो मिडिल ईस्ट में आ जाएंगे। गिनिया, सीरिया लियोन, लाइबेरिया, ये तीनों साउथ अफ्रीका की हैं, ठीक है। फिलीपींस एंड पेपुआ गिनी, ये दोनों भी नहीं हो सकती हैं मोस्टली, क्योंकि ऐसे वायरस वगैरह या बीमारियाँ, डिजीज़ वगैरह मोस्टली अफ्रीका में ज़्यादा हैं। जमैका, हैती, सूरीनाम, तो ये भी, ये देखो ये कहाँ की है, तो सेंट्रल उधर की हैं, सेंट्रल अमेरिका की, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि अब आपको थोड़ा सा मतलब लगेगा कि आपको चूज़ करना पड़ेगा, बी और डी में से आप जा सकते हो, कि नाम भी ऐसे 3-3 वाले दिए और नाम भी ऐसे लग रहे कि हो सकता है। तो यहाँ पे आपको करेक्टली बी और सी में से रिस्क लेना पड़ेगा थोड़ा, अगर आपको नहीं पता है, ठीक है। तो बी और डी में से मोस्टली, इसमें फिर अफ्रीका की कंट्रीज़ का यूपीएससी पूछती रहती है, तो अफ्रीका की गिनिया, सीरिया लियोन और लिबेरिया, ठीक है। फिर विथ रेफरेंस टू द फ्लाई ऐश के बारे में पूछ रहा है, फॉर द यूजिंग कोल एज अ फ्यूल, ठीक है। कौन सी फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। फ्लाई ऐश कैन बी यूज एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट्स, हाँ ठीक है। फिर पूछ रहा है फ्लाई ऐश मेड ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड ओनली लग गया, गलत हो जाएगा। एंड डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट, ये तो हो नहीं सकता ना, कि क्या पता कुछ टॉक्सिसिटी हो, राइट। और इवन अगर इसमें ये हुआ सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी हुआ, तो वो भी तो टॉक्सिक हो सकता है, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 1 and 2 ओनली। फिर विथ रेफरेंस टू द डुगोंग अ मैमल फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इट इज़ अ हर्बिवोरस मरीन एनिमल। डुगोंग हाँ हो सकता है। डुगोंग किसे बोलते हैं, सी काऊ इसके पहले भी आ चुका है, लास्ट पेपर हमने डिस्कस किया था। सी काऊ, सी लॉयन, सी हॉर्स के बीच में आया था, वहीं से क्वेश्चन इन्होंने सी काऊ को उठा के यहाँ पे लिख दिया है। सी काऊ को ही डुगोंग बोलते हैं। इट इज़ फाउंड अलॉन्ग द इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया। इंटायर कोस्ट जरूरी नहीं है ना, यहाँ पे इंटायर लिखा है, इंटायर एक वर्ड आ गया, तो अगर किसी भी एक कोस्ट के पर्टिकुलर एरिया में नहीं मिला तो फिर तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लिखा है इंटायर कोस्ट, तो ये गलत। और लीगल प्रोटेक्शन दी हो, शेड्यूल फर्स्ट वाइल्ड लाइफ एक्ट, तो क्या पता दी हो, तो 1 and 3 आ गया आंसर। इंटायर वाले वर्ड गलत होते हैं, क्योंकि इंटायर का ऐसे ही 2022 का भी क्वेश्चन आया मोनजाइट वाला, कि मोनजाइट अगर ऑन द इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग वर इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। दादा भाई नौरोजी, हाँ इन्होंने तो सबसे पहले बताया था, उसके बारे में ड्रेन थ्योरी, लास्ट का क्वेश्चन भी आया था। जो जी सुब्रमण्यम, आरसी दत्त, हाँ आरसी दत्त की भी बुक है, इन्होंने भी लिखी है। जी सुब्रमण्यम भी, अय्यर भी, इन्होंने भी कुछ एक आधा आर्टिकल लिखा ही होगा। इकोनॉमिक क्रिटिक्स तो यार सारे ही थे मोस्टली, तो 1 2 3 हो जाएगा इसमें। अब इसके लिए आपको अगर स्पेक्ट्रम पढ़िए तो थोड़ी सी वहाँ से आपको हेल्प मिल जाती है। आरसी दत्त के बारे में लिखा है, दादा भाई नौरोजी में दिया हुआ है, और जी सुब्रमण्यम अय्यर के बारे में थोड़ी सी चीज़ें उसमें दी हुई हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टर, इस रिपोर्ट को कौन निकालता है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं होगा। यूरोपियन कंस्ट्रक्शन, ये तो एक यूरोप के लिए है बस। यूएस फेडरल रिजर्व नहीं होगा। ग्लोबल इकोनॉमी के तो वर्ल्ड बैंक निकाल सकती है इसमें, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को 50 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस किया है, ठीक है, कम किया है। तो किससे होगा, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज़ करेगी ड्रास्टिकली वर्ड गलत। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में ब्रिंग मोर कैपिटल इन टू एन कंट्री, तो आप कह नहीं सकते कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उसकी वजह से लाएंगे कि नहीं लाएंगे। और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ना, ये तो बैंक से रिलेटेड है, बैंकिंग से। फिर है शेड्यूल कमर्शियल बैंक में कट देयर लेंडिंग रेट, ठीक है। अब देखो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, ये 50 बेसिस से कम दिया करा गया है,
50 बेसिस पे कम दिया गया है ना, तो मतलब बैंक को जो लोन है वो ईज़िली मिल जाएगा, ईज़िली मिल जाएगा। तो बैंक्स क्या है, लोन भी ईज़िली देंगी, कमर्शियल बैंक जो होंगी वो लोन कैसे है, ईज़िली देंगी मतलब कम रेट पे देंगी, रेट उनका भी गिरेगा, सिंपल सी बात है। तो कट देयर लेंडिंग रेशियो, ये सही हो जाएगा। इट में ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी इन द बैंकिंग से, ये भी गलत हो जाएगा, ड्रास्टिकली रिड्यूस, ठीक है। तो सी आ जाएगा इसमें डायरेक्ट आपका। फिर विथ रेफरेंस टू द यूज़ ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन द हेल्थ सेक्टर, नैनो टेक्नोलॉजी की पूछ रहे, टारगेट ड्रग डिलीवरी इज मेड पॉसिबल बाई, हाँ हो सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी, हाँ ये भी हो सकता है, बोथ 1 and 2। फिर इन इंडिया मार्केट्स इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, 3 चीज़ें आर रेगुलेटेड अंडर किस चीज़ में हो सकती हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट की कमिटी एक्ट इनेक्टेड बाय द स्टेट्स। अब यहाँ पे तीनों चीज़ें आ रही हैं, प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल, मार्केट। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ग्रेडिंग एंड मार्किंग, ये तो ग्रेडिंग एंड मार्किंग की बात कर रहा है। फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर मीट, ये नहीं होगा, एसेंशियल नहीं होगा। ऑप्शन बी ही ऐसा है जो इससे पूरा रिलेट कर रहा है, मार्केट एग्रीन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ठीक है, हो गया। बी आ जाएगा डायरेक्ट, मिलता जुलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, एक्वेटिक एनिमल कौन सा है इसमें, ओलिव रिडलेट टर्टल काफ़ी छोटा है, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, घड़ियाल, डॉल्फिन। डॉल्फिन ही ऐसी है जो थोड़ी शांत वगैरह वाली भी है और चीज़ें भी अच्छी हैं उसकी। और गैंगेटिक डॉल्फिन है, गंगा से भी है, राइट, तो ऐसे आप लगा सकते हो गैंगेटिक डॉल्फिन। बाकी गैंगेटिक डॉल्फिन का यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा, आई थिंक लास्ट ईयर पूछा था, 2014 में पूछा था या 13 में पूछा हुआ है, राइट, तो ये वहाँ से आप कर सकते हो। फिर विथ रेफरेंस टू द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इट एडवोकेट द बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स एंड इन्वेजन ऑफ द टैक्सेस, इट वांटेड टू एस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट, और इट एडवोकेट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज़ एंड ऑप्रेस्ड क्लास। अब देखो यहाँ पे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बात की जा रही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है तो थोड़ी नॉलेज होगी आपको, और इन द केस अगर नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे देखो अब ऑप्शन में यहाँ पे नन है, 1 2 3 1 2 3 और नन, तो नन वाला आया करे ना, तो एक नन की पॉसिबिलिटी आप ज़रूर देखा करो, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में अगर नन में ऐसा होता है तो वहाँ पे देती है। बाकी ओनली पेयर वाली सिचुएशन में तो हर जगह नन आएगा, क्योंकि ओनली 1 पेयर होगा, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, फिर चौथा ऑप्शन नन ही होगा या फिर ऑल द अबव होगा, ठीक है, यही चीज़ें बन सकती हैं, नन या फिर ऑल द अबव, चौथे ऑप्शन में अगर 3 स्टेटमेंट है, ओके। तो यहाँ पे अब क्या लिखा है, इट एडवोकेट द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस, और सोशलिस्ट इन नेचर है, तो हो सकता है करती भी हो, लेकिन बट द थिंग यहाँ पे क्या लिखा है कि दूसरे वाले में इस्टेब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट, हाँ यार काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड हो जाते हैं, तो प्रोलेटरिएट, हाँ, तो इनका यार देखो फिर वही है कि दूसरा वाला तो गलत लग रहा है, ठीक है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा, एडवोकेट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज़ एंड ऑप्रेस का सोशलिस्ट पार्टी है, तो तीसरा भी गलत ही हो जाएगा लगभग, तो तीनों ही गलत होंगे इसमें मोस्टली, क्योंकि नन की पॉसिबिलिटी भी इसमें हो जाती है। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा जहाँ पे ऐसे तीनों एक स्टेटमेंट जहाँ पे एक्सट्रीम हो जाए थोड़ी, ठीक है। और सोशलिस्ट पार्टी है यार, नाम ये इनका नाम में सोशलिज्म है, सोशलिज्म यार, तो फिर ऐसा तो नहीं लग रहा कि करेंगी, ठीक है, तो नन होगा। बाकी ऐसे क्वेश्चन में अगर 1 2 भी लगा दोगे तो चांसेस होते हैं थोड़ी बहुत गलती के, क्योंकि मैंने बताया ना, क्योंकि लॉजिक हर क्वेश्चन पे वर्क नहीं कर सकता आपका, ठीक है। आप क्वेश्चन में क्या पता वहाँ पे आप नन पे जाओ ही ना, क्योंकि 3 दे रखी है तो एक तो सही दे ही सकती है, तो तीसरी तो मार करके आ ही सकते हैं, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन में फिर वही है कि नन की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है एग्जाम हॉल में लगाना, तो वही है कि कहीं कहीं पर आपके लॉजिक गलत भी होंगे, जैसे मैंने आगे भी 1 2 क्वेश्चन में आपको बताए हैं, ठीक है। तो अब देखो, राज्यसभा हैज़ नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड अ मनी बिल, तो हाँ ठीक है, रिजेक्ट नहीं कर सकती, अमेंड भी नहीं कर सकती, कोई पावर नहीं। कैन नॉट वोट ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट, ठीक है। राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो गलत है, डिस्कस तो कर सकती है ना, वोट नहीं कर सकती है, मनी बिल में कोई उसको पावर नहीं है, लेकिन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो डिस्कस कर सकती है। नॉर्मल सा पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे। 1 and 2, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट क्लियरली डिफाइंड जुरिडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वाइसरॉय, पावर सेपरेशन बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, तो ये भी नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन सेम आई थिंक 2014 या 13 में आया हुआ है, अभी हमने सॉल्व किया था 1 2 दिन पहले, जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि सेपरेशन ऑफ पावर था क्या, कि
सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात कर रहा था कि कौन सा ऐसा एक्ट है जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, वो क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पे इन्होंने उस ऑप्शंस में एक्ट थे, यहाँ पे एक्ट दे दिया और उसके रिगार्डिंग प्रोविज़न को इसमें डाल दिया है, तो सेम बस अपोजिट कर दिया उन्होंने वही चीज़, ठीक है। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए CPI क्यों लाएगी? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है यार, ये भी क्यों लाएगा? CPI और इंडेक्स नंबर। लेबर ब्यूरो है और यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्कर की भी बात की जा रही है, तो लेबर वर्कर के तो इंडस्ट्रियल ब्यूरो हो सकता है सबसे ज़्यादा डेटा, क्योंकि लेबर ब्यूरो के पास ही होगा इंडस्ट्रियल वर्कर का। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, DPT क्यों लेके आएगा यार? DOPT तो यार क्या नाम है, इन सबका काम करती है, रिक्रूटमेंट का, ट्रेनिंग का, राइट। और लेबर ब्यूरो इंडस्ट्रियल वर्कर का सबसे ज़्यादा डेटा इनके पास ही होगा, तो यहीं से ये निकाल सकते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर का, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न रिसर्च कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आइस क्यूब। आइस क्यूब के बारे में पूछ रहा है। पार्टिकल डिटेक्टर लोकेटेड ऑन द साउथ पोल, पार्टिकल डिटेक्टर है ये, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर इनकॉम्पसिंग अ क्यूबिक किलोमीटर ऑफ आइस, तो आइस क्यूब भी नाम है, तो हो सकता है क्यूबिक आइस है, तो पहला तो सही हो जाएगा। इट इज़ अ पावरफुल टेलीस्कोप, ठीक है, टू सर्च फॉर डार्क मैटर। अब पावरफुल टेलीस्कोप की बात कर रहा है और सर्च कर रहा है डार्क मैटर। इट इज़ बरीड डीप इन द आइस, तो आइस क्यूब है तो मे बी आइस के अंदर बरीड हो, लेकिन पावरफुल टेलीस्कोप है और डार्क मैटर, तो क्या पता है न्यूट्रिनो के लिए कर रहा है, डार्क मैटर को नहीं करता होगा सर्च, राइट। या फिर इसका डार्क मैटर से रिलेशन नहीं होगा टेलीस्कोप का। दूसरी वाली स्टेटमेंट में भी गलत हो सकती है, क्योंकि पहली और दूसरी तो सही लग रही है, तो इसमें 1 और 3 आ जाएगा आंसर आपका, राइट। क्योंकि दूसरी वाली में कह रहा है पावरफुल टेलीस्कोप टू सर्च फॉर अ डार्क मैटर, क्या पता डार्क मैटर नहीं करता हो। और यहाँ पे बताया पार्टिकल डिटेक्टर है, तो क्या पता वो न्यूट्रिनो को करता हो, राइट। फिर द टर्म ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर, पीस क्लॉज अपीयर इन द न्यूज़ फ्रिक्वेंटली इन द कंटेक्स्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ द, तो किसके उसमें ये अफेयर्स में आ सकता है? तो ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली क्या होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर, UNFCCC, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और UNEP। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रेड की बात कर रहा है, सैनिटरी और साइटोसैनिटरी, पीस क्लॉज लिखा हुआ है, और एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें। तो ऐसी मोस्टली ये जो ऐसे एग्रीमेंट होते हैं ना, ये मोस्टली वर्ल्ड WTO के होते हैं। अगर ऑप्शंस में आपके WTO है तो मोस्टली आपको WTO के साथ जाना चाहिए। अब देखो, इसके पहले भी क्वेश्चन जैसे आया हुआ था वो फोर्टेजा डिक्लेरेशन वाला, ठीक है। अब फोर्टेजा डिक्लेरेशन वाले ऑप्शंस में भी WTO था, अगर आप दोनों में WTO ही मार्क कर देते तो भी आपका मतलब आपका कितना 1.3 मार्क्स प्लस में ही होते आप तब भी, अगर दोनों में एक सही होता एक गलत होता तो भी, ठीक है। तो WTO वगैरह जैसे थीम, WTO हो गया, IMF हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गई, ये सारे UPSC के थीम्स हैं। फिर देखो विद रिफरेंस टू द नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी, इट इज़ अ कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डैट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स, तो हो सकता है कॉन्टैक्टलेस टू नियर फील्ड लिखा है। फिर NFC इज़ अ डिज़ाइन यूज बाई डिवाइसेज विच कैन बी एट अ डिस्टेंस ऑफ इवन अ मीटर फ्रॉम ईच अदर, even a distance of 1 meter from each other, NFC can use encryption when sending sensitive information, तो हो सकता है ये करती हो। अब यहाँ पे आपका ये दूसरे में लिखा even at a distance of 1 meter from each other, पहली और तीसरी तो पता लग रहा है कि हाँ सही हो सकती है, राइट। अब दूसरे में यहाँ पे सिर्फ डाउट है कि दूसरा सही होगा कि नहीं, तो यहाँ पे आपको 50-50% रिस्क लेना पड़ेगा C और D में। बाकी NFC जो होती है, NFC क्या होती है, वो जो आप क्रेडिट कार्ड वगैरह होता है ना कि ऐसे लेके चलते हो, अगर वो 1 मीटर दूर से होगी फिर तो कोई दूर से भी मशीन ऐसे क्या नाम है ऐसे लगा के चला जाएगा और आपका बैलेंस कट जाएगा। वो एकदम मतलब 10 सेंटीमीटर रेंज होती है आई थिंक उनकी, क्या 10 सेंटीमीटर या 5 मीटर, इसीलिए आपको जैसे कार्ड होता है, कार्ड को ऐसे आप टैप करते हो उसके बाद उससे विड्रॉल कर सकते हो, राइट। तो NFC मोस्टली टैप के लिए होती है कि तो उतना 1 मीटर तो नहीं होता, क्योंकि फिर तो ऐसे कोई भी पैसे काट लेगा क्रेडिट कार्ड से दूर से ही आपको दिखा करके। द एरिया नोन एज गोलन हाइट्स, गोलन हाइट्स से क्वेश्चन इस बार भी आ सकते हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट फिर से उसमें था, अभी न्यूज़ में है, ठीक है। तो समटाइम इन द न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ इवेंट्स रिलेटेड टू, तो मिडिल ईस्ट ही आंसर। गोलन हाइट्स कहाँ है? सीरिया के पास, सीरिया का जो साउथर्न रीजन है उसे गोलन हाइट्स है, इजराइल ने कब्ज़ा कर रखा है, ठीक है। तो ये हो सकता है, तो इसके लिए थोड़ा सा पढ़ लेना गोलन हाइट्स के बारे में, ठीक है, इजराइल के बारे में, फ़लस्तीन के बारे में। उसके बाद ब्लू लाइन, अभी CDS में उन्होंने पूछा है, ब्लू लाइन भी इसी इजराइल से रिलेटेड है, ठीक है। ग्रीन लाइन क्या है, ये सारी चीज़ें आप चेक कर लेना। फिर कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी का मतलब क्या होता है? बीइंग एबल टू कन्वर्ट रूपी इनटू नोट्स इनटू गोल्ड,
गोल्ड में कन्वर्ट करना बता रहा है। अलाउइंग वैल्यू ऑफ रूपी टू बी फिक्स्ड बाय द मार्केट फोर्सेस, फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रूपी टू अदर करेंसीज एंड वाइस वर्सा, डेवलपिंग ऑफ इंटरनेशनल मार्केट फॉर करेंसीज इन इंडिया। तो यहाँ इंटरनेशनल करेंसीज की बात कर रहा है, यहाँ पे फ्रीली परमिटिंग और कन्वर्टिंग, यहाँ पे गोल्ड में बात कर रहा है कि रूपी को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी वाला कह रहा है कि अलाउइंग द वैल्यू ऑफ रूपी टू बी फिक्स्ड बाई मार्केट फोर्सेस। तो ये फिक्स, अगर मार्केट फोर्सेस से वो फिक्स हो जाएंगी तो उसको कन्वर्टेबल थोड़ी ना बोल सकते हो आप, कन्वर्टेबल है। कन्वर्टेबल तो इसका मतलब वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो रही हैं। अब तीसरा कह रहा है फ्रीली परमिटिंग कन्वर्जन ऑफ रूपी टू अदर कंट्रीज करेंसीज, तो मतलब रूपी को किसी और करेंसी में कर सकते हैं, यूरो एंड वाइस वर्सा, मतलब उसको भी यूरोपियन, मतलब मान लो यूरो हो गया या फिर डॉलर वगैरह हो गया, तो उन दोनों को भी आप वापस से रुपये में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो वाइस वर्सा मतलब दोनों साइड से हो सकता है। तो ये कन्वर्जन ज़्यादा पॉसिबल है, राइट, कि जहाँ पे दोनों हो रहा है। पहले वाले में सिर्फ वन साइडेड बात कर रहा है कि कन्वर्ट रुपी को आप गोल्ड में सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो मोस्ट प्रॉब्ली इसमें क्या होगा, सी होगा, क्योंकि सी ब्रॉड सेंस में बात कर रहा है और दोनों तरीके से बात कर रहा है, ठीक है। फिर आ जाते हैं 35 में। 35 देखो, ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है। मिडिवल इंडिया स्टेट, प्रेजेंट रीजन, चंपका, दुर्गरा, कलुता, सेंट्रल इंडिया, जम्मू, मलाबार। तो इसमें क्या है, अब ये तो थोड़ा फैक्चुअल है कि इसमें अब आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पे तो ऐसे 1 2 2 वाला ऑप्शन है, अगर ओनली पेयर वाला इसमें हो जाता ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर और ओनली 3 पेयर, ठीक है। तो अब इसमें कैसे लगाते, तो उसमें फिर डाउट से अब बहुत ज़्यादा कोई ऐसा रिलेशन भी नहीं मिल रहा है कि आपको उसमें समझ में आए कि क्या कैसे है, ठीक है। तो लगाना इसमें मुश्किल हो जाता। बाकी ओनली 1 पेयर, 3 पेयर तो पूरा करेक्ट हो ही नहीं सकता, तो 1 पेयर और 2 पेयर में आप 50-50 रिस्क लेके कुछ भी लगा सकते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक से नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक लगाने की चीज़ ही नहीं, सारी चीज़ें फैक्चुअल हैं, ओके। तो इसमें क्या होगा, अब जैसे वैसे मैं आंसर बता देता हूँ कि इसमें दुर्गरा होगा। दुर्गरा नाम से आप लगा सकते हो दुर्गा, ठीक है, क्योंकि जम्मू में वैष्णो देवी का मंदिर है, ठीक है, तो वहाँ से ही नाम पहले पड़ता था, उसे दुर्गरा बुलाते थे जम्मू को, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो ओनली 2 हो जाएगा इसमें। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी, गोदावरीज की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। अब देखो, वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नर। तो पेन्नर तो यार साउथ में जाती है ना, साउथ में काफ़ी नीचे है, गोदावरी तो काफ़ी ऊपर पड़ जाती है, तो पेन्नर तो नहीं होगी। तो ये तो आपकी सीधी सीधे कट गई। इंद्रावती और प्राणहिता ये दोनों हो सकती है, क्योंकि वंशधारा भी ऊपर होती है, तो वंशधारा भी नहीं है, आई थिंक वंशधारा किसी और की है, ठीक है। तो इसमें आंसर आपका वैसे 2 और 3 आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। और बाकी पेन्नर आप देखोगे तो पेन्नर से ही अगला क्वेश्चन 2022 का बना हुआ था, ग्रैंड कैनियन करके जो था, कौन सा ग्रैंड साउथ कैनियन ऐसे करके कुछ था ना, वो किस पे था, पेन्नर नदी पे था। तो वहाँ से ये पेन्नर अगर आप पढ़ के गए होते वहाँ से, तो ये क्वेश्चन आपका 22 का हो जाता, ठीक है। यही चीज़ें हैं, यहाँ पे 2 और 3 हो जाएगा। फिर when a bill is referred to a joint sitting of the House of the Parliament it is passed by the, तो ये तो सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग यही होगा। ये लक्ष्मीकांत का सिंपल सा पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक। फिर आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट, कहाँ पे ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। तो देखो, नॉर्थ कोस्टल आंध्रा, नॉर्थ का कोस्टल आंध्रा का, या तो वहाँ पे मैंग्रोव पाए जाते हों या एवरग्रीन नहीं पाए सकते, डेसिडियस पाए जाते हैं, मैंग्रोव वहाँ मिले ना मिले। साउथ वेस्ट बंगाल, यहाँ पे मैंग्रोव मिल सकते हैं लेकिन डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट मिले ना मिले। साउथर्न सौराष्ट्र का जो रीजन है उसका साउथ वाला पार्ट, तो वहाँ पे यार तुम्हें फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं मिल पाएंगे, गुजरात के साथ वाले नीचे में। अंडमान निकोबार आइलैंड ट्रॉपिकल रीजन पे है, आइलैंड है, तो मैंग्रोव भी पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी हो सकते हैं और डेसिडियस भी हो सकते हैं, या तीनों हो सकते हैं। और अंडमान निकोबार क्या है, इनकी थीम है। अगर क्वेश्चन में कुछ ना समझ में ऑप्शन में अंडमान निकोबार है तो अंडमान निकोबार ही करके आना। मैंने पहले भी बताया कि अंडमान निकोबार इनकी थीम चलती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, ये देखो, ये सेम क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया है 2014 का 15 में, ठीक है। क्या है, अवंती, गांधार, कोसला, मगध। तो गांधार नहीं था, राइट, गांधार बहुत ऊपर पड़ जाता है, अवंती भी नहीं था, अवंती भी बहुत नीचे इधर मध्य प्रदेश वाली साइड पड़ जाता है। कोसला और मगध ये 2 रीजन है जो उनकी लाइफ से एसोसिएट है, आसपास थे, राइट, तो जहाँ पे वो गए वगैरह हैं। तो 3-4 हो सकता है, इसमें 3-4 होगा, कल भी मैंने ये बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ द कंट्रोल ऑफ द फेजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ ओजोन डेप्लेटिंग सब्सटेंसेस।
ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस किसके लिए, वर्ल्ड बैंक के लिए हुआ था ये तो। क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज के लिए था। नगोया प्रोटोकॉल CBD के लिए था। नगोया के क्वेश्चन आ चुके हैं, क्योटो के क्वेश्चन आ चुके हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। ब्रिटेन वुड्स के भी बहुत पहले आए हुए हैं, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या हो गया, यही आपका आंसर आएगा, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का, ठीक है। ये वैसे पढ़ा हुआ है, PYQs है, ये अच्छे से कर लेना। अराइवल ऑफ बाबर इन इंडिया लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन सब कॉन्टिनेंट। तो गन पाउडर यार बाबर आया था 1526 में, लड़ाई जो हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। गन पाउडर 1498 में यार पोर्चुगीज़ आ गए थे। 1530 तक तो पोर्चुगीज़ ने गोवा को बीजापुर से लिए भी लिया था, कैपिटल बना लिया था, ठीक है। तो गन पाउडर तो यार पोर्चुगीज़ भी आए थे, तो पहले से भी हो सकता है कि ले आए हों वो, ठीक है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम इन द रीजन आर्किटेक्चर। तो आर्क एंड डोम तो यार पहले से ही वो सल्तनत पीरियड भी था, नहीं बाबर के पहले दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में तो यार क्या नाम है, उस टाइम भी आर्क एंड डोम तो आ ही सकते हैं, पॉसिबल है। इस्टेब्लिश ऑफ टिमरिड डायनेस्टी इन द रीजन। तो डायनेस्टी हो सकता है कि बाबर आया तो उसने अपनी डायनेस्टी जो स्टार्ट की थी, तो टिमरिड डायनेस्टी वो यहाँ पे तिमूर वाली वो स्टार्ट हुई होगी, ठीक है, उसकी साइड से। तो तिमरिड डायनेस्टी का ये हो सकता है थर्ड ओनली इसमें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिप्लेस नीति आयोग। नीति आयोग को किससे रिप्लेस किया है, देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, प्लानिंग कमीशन वाला। प्लानिंग कमीशन के हर साल 1-2 क्वेश्चन आते हैं, प्लानिंग कमीशन, NDC, नीति आयोग, सारी चीज़ें। फाइनेंस कमीशन के भी क्वेश्चन आते हैं। Rio+20 जो कॉन्फ्रेंस है किस चीज़ में, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, WTO की मीटिंग, ये हटा दो। कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटर पैनल क्लाइमेट चेंज, ये भी नहीं है। कॉन्फ्रेंस मेंबर ऑफ एंटोनस कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये भी नहीं है क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए Rio+20 कॉन्फ्रेंस जो था, ठीक है। कब हुआ था, 1992 में पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, एजेंडा 21 आया था। फिर 2002 वाली समिट और 2012 की समिट, 2012 वाली को ही बोलते हैं Rio+20 कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और Rio+10 क्या था, Rio+10 था 2002 वाली, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यार देखो उसकी रिलेटेड इंटरनेशनल टर्म से रिलेटेड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ओके, तो आपका काम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड नहीं, जैसे CBD है, CBD आप पढ़ोगे, CBD पढ़ोगे तो आप नगोया प्रोटोकॉल पढ़ लोगे, कार्टागना प्रोटोकॉल पढ़ लोगे, ठीक है। IPCC कॉन्फ्रेंस है, IPCC में तो ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। WTO से आपने जैसे पढ़ा था तो उसके जो एग्रीमेंट्स वाले क्वेश्चन आए थे वो वहाँ से हो जाते। फिर और अगर आपने 1992 की समिट पढ़ी है, 1992 की समिट पढ़ी है तो वहाँ से ही आपको 5 चीज़ें पता लग जाएंगी। SDG आई हैं, एजेंडा 21 जो है, UNCBD, UNFFC ना, ये सारी आपको उसमें पता लग जाएंगी। फिर द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड। सिविल सर्विसेज बोर्ड का यार चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यार तो ऐसे होना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर यार फिर कितनी चीज़ें वो देखेगा, राइट। तो सिविल सर्विसेज बोर्ड तो नहीं होना चाहिए, तो फिर नेदर 1 नेदर 2 इसमें हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाओ गोल्डीलॉक जोन। गोल्डीलॉक जोन की बात करें, द लिमिट्स ऑफ हैबिटेबल जोन, हैबिटेबल जोन ऑन द अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। हैबिटेबल जोन की बात कर रहा है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। रीजन इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द अर्थ की बात कर रहा है वेयर शेल गैस इज अवेलेबल, ठीक है। सर्च फॉर प्लैनेट लाइक अर्थ लाइक प्लैनेट इन आउटर स्पेस, सर्च फॉर मीटियोर कंटेनिंग प्रीशियस मेटल्स। अब इन दोनों ऑप्शंस में देखोगे तो ये दोनों ऑप्शंस क्या बात कर रहे हैं, ये अर्थ की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, अर्थ से रिलेटेड। लेकिन इन दोनों पे आप बात देखोगे तो ये दोनों किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ये आपकी बात कर रहे हैं आउटर स्पेस की, ठीक है, कि आउटर स्पेस में देखने की। और गोल्डीलॉक जोन नाम ऐसा है, मे बी सर्च फॉर रीजन इनसाइड द अर्थ, यहाँ पे अर्थ की बात है, सरफेस ऑफ द अर्थ, यहाँ पे सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट इन द आउटर स्पेस। तो मोस्टली चांसेस इसमें अगर आप देखोगे C और D में 50-50 पे आप आ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो A और C में, ठीक है, क्योंकि ये दोनों थोड़ी सेम लगेंगी कि लिमिट्स ऑफ द हैबिटेबल जोन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ और सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट इन द आउटर स्पेस। तो ये हो सकता है कि अब जोन की बात कर रहे हैं तो मे बी A में आप लगा दो, राइट। तो A में थोड़ा सा ये सेंसिकल हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा और आपको सोचना पड़ेगा कि लिमिट्स ऑफ हैबिटेबल जोन से अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो तो अभी भी इंसानों को पता है ना। अब लिखा है कि ऑफ्टन सीन इन द न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट, तो मे बी ये हो सकता है कि सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट की अभी आउटर सोलर सिस्टम में सर्च चल रहा है अर्थ के लिए, राइट। C विल बी, तो A और C में 50-50 यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द मार्च ऑन द तंजौर कोस्ट ऑफ टू ब्रेक द सल्ट लॉ ऑन द 1930। अब यहाँ पे
तंजौर कोस्ट की बात कर रहा है तो 2 ही लोग हैं इसमें जिसमें आप आ सकते हो 50-50 में, श्री राजा गोपालाचारी और वीओ चिदम्बरम पिल्लई। तो इनमें हम आपको देखना पड़ेगा। बाकी अगर स्पेक्ट्रम पढ़ी है थोड़े ध्यान से, 1-2 बार रीडिंग ली है तो ऑप्शन सीधे सीधे इसमें आपका बी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि श्री राजा गोपालाचारी थे वहाँ पे। चिदम्बरम पिल्लई ने क्या की थी, आई थिंक वो स्टीम नेविगेशन कंपनी चालू की थी, कुछ ऐसा। फिर हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड अ न्यू सिटी, न्यू सिटी की बात कर रहा है। ऑन द बैंक ऑफ south of tributary to a river Krishna undertook his rule to form a new kingdom, to rule is a new kingdom as a agent of duty to whom all the land of the river Krishna was supposed to belong। तो न्यू किंगडम फाउंड किया है, तो फाउंडर की बात कर रहा है। तो फाउंडर कौन था, कौन सी चीज़ की बात कर रहा है यहाँ पे, तो मोस्टली ये यहाँ पे बात कर रहा है हरिहरावन की, विजयनगर की, विजयनगर। और यहाँ पे कृष्णा की बात कर रहा है, और कृष्ण साउथ ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा, कृष्णा के नीचे ही तो था पूरा विजयनगर। और विजयनगर इनकी थीम है। अगर ऑप्शन में कहीं भी आपको विजयनगर, हरिहरा फर्स्ट, ये फाउंडर था किसका, विजयनगर का, तो विजयनगर का ही क्वेश्चन आए हुए हैं। और विजयनगर क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे थोड़ी कुछ टाइम पेपर पे, ठीक है। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और सरोजनी नायडू। अब पहली वुमेन प्रेसिडेंट अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है तो वहाँ से सिंपली हो जाता है यार ये कि सरोजनी नायडू नहीं थी, कौन था, एनी बेसेंट थी। सरोजनी नायडू पहली इंडियन वुमेन थी, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और बद्रुद्दीन तैयब, हाँ ये भी थे। ये दोनों तो चलो सिंपल से नॉर्मली नोन क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बोथ बनने, अब बोथ नहीं होगा, 2 ओनली होगा। फिर ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात कर रहा है, करेक्ट, इट इज़ इंटेंडिंग टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्री इन द एडाप्टेशन मिटिगेशन प्रैक्टिस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज, हाँ हो सकता है। इट इज़ फाउंडेड ऑन द एजेंसीज ऑफ UNEP, OECD, एशियन डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक। तो इतनी सारी बॉडी देखी रखी, ऑर्गेनाइजेशन दे रखी, तो सिंपल सी बात है गलत कर दिया हुआ। एक भी ऑर्गेनाइजेशन गलत हुआ, ऑप्शन गलत हो सकता है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपके लॉजिक लग सकते हैं, जैसे 49 वाला। अब आपने नहीं पढ़ा ग्रीन क्लाइमेट फंड कहाँ पे होता है, लेकिन आपको ये पता है बॉडीज़ वगैरह दे रखी, तो ये गलत होती हैं। तो यहाँ पे आपका 2 वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आ जाएगा 1 ओनली। इंदिरा गांधी पीस प्राइज डेज आर्मामेंट फॉर 2014, एक टोटली फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको इसमें से कुछ भी करके जो अच्छा लगे वो मार्क कर देना, क्योंकि रिलेशन ऐसा कुछ इसमें निकाल नहीं सकते हो आप, ठीक है। तो टोटली फैक्चुअल इन द सेंस है, तो जो आपको अच्छा लगे, जो गुड लगे कि हाँ ये हो सकता है, तो उसको आप करेक्टली मार्क कर देना है यहाँ पे, ओके।